वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में। आज हम लोग बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म की। इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया है कि मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी क्या होती है, उनके बीच में रिलेशंस क्या होते हैं और डेंसिटी का किस तरीके से इन दोनों के पर्सनल रिलेशन पे असर पड़ता है। उसके बाद हम लोग आज सीखेंगे कुछ और नए टर्म। तो इसमें इससे रिलेटेड एक टर्म और आएगा जिसको बोलते हैं डाइल्यूशन इफेक्ट। तो ध्यान से देखते हैं डाइल्यूशन इफेक्ट क्या होता है। डाइल्यूशन इफेक्ट है ना। डाइल्यूशन इफेक्ट को हम दो तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि आपके पास यहां पर कोई सोल्यूशन है जिसका वॉल्यूम V1 है और इसके अंदर हमने कोई सॉल्यूट डाला है जिसके मोल कितने हैं, जिसकी मोलरिटी M1 है। ठीक है। और फिर आपने बाहर से क्या करा, इसमें किसी और कंटेनर से आपने इसमें पानी डाल दिया। जब आप इसमें वाटर ऐड करते हैं तो वाटर ऐड करने से इसका एक फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा, इसको हम बोलेंगे क्या, V2। ओके। तो डाइल्यूशन का जो मतलब होता है सिंपली क्या, वाटर का इंक्रीज हो जाना, पानी का बढ़ जाना, इससे वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो ऑन डाइल्यूशन क्या चीजें होती हैं उसको हम देखते हैं। ऑन डाइल्यूशन जो दिखने वाली चीजें क्या होती है, वाटर अमाउंट को तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। अब यहां से ये क्या इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप किसी में भी कितना भी पानी क्यों ऐड ना कर ले, लेकिन कुछ चीजें कांस्टेंट रहेंगी, है ना। कुछ चीजें हमारी क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट होगी, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मोल, नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं होगा, नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं होगा, जितना था उतना ही रहेगा क्योंकि आपने कोई एडिशनल मोल तो नहीं डाला है सॉल्यूट का। नंबर ऑफ मोल, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ये भी नहीं चेंज होगा क्योंकि मोल नहीं चेंज हो रहा है। ओके। और साथ में इक्विवेलेंट भी चेंज नहीं होते हैं। इक्विवेलेंट नॉट चेंज, नॉट चेंज, ठीक है, ऑन एडिंग वाटर, ऑन एडिंग वाटर मीन्स की डाइल्यूशन को बढ़ाने से। अगर मैं डाइल्यूशन बढ़ाता हूं, किसी सोल्यूशन को पतला कर देता हूं, तो कौन कौन सी चीजें नहीं चेंज हो सकती, मोल नहीं चेंज होगा और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट नहीं चेंज होंगे और सॉल्यूट के टोटल इक्विवेलेंट क्या होंगे, ऑलवेज सेम रहेंगे, जितना मर्जी पानी डाल दीजिए। ये तो सेम वैसे है कि मान लीजिए इस बर्तन के अंदर जो हमने 1 लीटर पानी लिया था उसमें 100 NaCl के पार्टिकल थे, या मान लीजिए 100 शुगर के पार्टिकल थे, और आपने इसमें 2 लीटर पानी डाल दिया तो 3 लीटर पानी हो गया। अब वही 100 पार्टिकल 3 लीटर में है, तो वॉल्यूम तो चेंज हुआ है लेकिन सॉल्यूट के जो पार्टिकल होते हैं उनके नंबर पे कोई फर्क नहीं आया है और सॉल्यूट के मोल पर भी कोई फर्क नहीं आया है और सॉल्यूट के इक्विवेलेंट पे भी कोई फर्क नहीं आया है। हमने कल मतलब कि लास्ट क्लासेस में जो सीखा था वो सीखा था जी कि नंबर ऑफ जो मोल होते हैं, नंबर ऑफ जो मोल होते हैं वो क्या होते हैं, अगर मोलरिटी को ही वॉल्यूम को लीटर में लेके मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मोल आ जाते हैं, और अगर हमें मिली मोल निकालना हो तो मोलरिटी को वॉल्यूम को ml में करके हम मल्टीप्लाई कर दें तो मिली मोल्स आ जाते हैं, है ना। तो अगर मोल कांस्टेंट है तो मिली मोल भी कांस्टेंट होंगे। एक बार आप बताइएगा कि विजिबिलिटी क्लियर है बोर्ड की। हेलो, विजिबिलिटी में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी तरीके का। कोई डाउट हो तो आप बता दीजिए, लिख करके बता दीजिए जिससे मैं आगे बढ़ पाऊं। ओके, थैंक यू। मैं एक बार आपका बोर्ड देखता हूं। अलाउ कर दिया गया है आपको, मैं फिर से यहां से भी देख लेता हूं।
ठीक है, चलिए अब देखिए आप लोग। तो हमने अभी तक डाइल्यूशन का मतलब सीखा है कि जब किसी सोल्यूशन के अंदर आप पानी ऐड कर देंगे, मतलब कि जो सॉल्वेंट है उसका अमाउंट बढ़ा देंगे, तो टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मतलब सोल्यूशन पतला हो जाएगा, उसी को हम डाइल्यूशन कहते हैं। और डाइल्यूशन से क्या चीजें चेंज नहीं होती हैं? तो मोल नहीं चेंज होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं चेंज होते हैं, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नहीं चेंज होते। किसके? सोल्यूट के। इन्हें कहते हैं अब्सोलूट क्वांटिटीज ऑफ सोल्यूट। इन्हें क्या कहते हैं बेटा? अब्सोलूट क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट। ये चीजें चेंज नहीं हो सकती, आप कितना मर्जी पानी ऐड कर दीजिए। और कल मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि नंबर ऑफ मोल इस फॉर्मूलेशन निकालते हैं, जो मोलरिटी होती है उसको वॉल्यूम में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मैं एक शानदार एग्जांपल आपके सामने रखूंगा, बस आप इसी को देख के आंसर देंगे। ये बीकर है, इस बीकर में हमने एक सोल्यूशन रखा हुआ है जिसका वॉल्यूम B1 ml है और जिसकी मोलरिटी कितनी है? M1 ml है। ठीक है, और इसी में हमने पानी ऐड कर दिया। ऑन एडिंग वाटर, जब आपने इसमें H2 ऐड किया, सेम सोल्यूशन है, कोई नया सोल्यूशन नहीं है, केवल पानी ऐड कर रहे हैं, मतलब हमने डाइल्यूशन को बढ़ाया है। ठीक है, डाइल्यूशन को बढ़ाने का मतलब हमने कंसंट्रेशन को कम कर दिया है ना। और जब आपने इस वॉल्यूम को बढ़ा दिया है पानी डाल करके, तो इसको नया वॉल्यूम मिल जाएगा जिसका नाम क्या हो जाएगा? मान लीजिए B2 है। ओके, और इसकी मोलरिटी चेंज होकर के क्या हो जाएगी? M2 हो जाएगी। लेकिन हमने अभी क्या पढ़ा है डाइल्यूशन मेथड से, कि जब भी डाइल्यूशन करेंगे, जो एब्सोल्यूट क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट होंगी, दैट इज सोल्यूट के मोल, सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स, सोल्यूट के इक्विवेलेंट, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब जितने मोल सोल्यूट के यहां पर होंगे उतने ही मोल सोल्यूट के यहां पर भी होंगे। तो इसका मतलब यहां से कर सकते हैं, देखिए आप, ये स्टेज ए है और ये क्या स्टेज बी है। तो मोल ऑफ सोल्यूट इन ए, इस कंटेनर ए में जो सोल्यूट के मोल होंगे वही क्या हो जाएगा आपका? मोल ऑफ सोल्यूट इन बी। तो ए में जितना मोल सोल्यूट का होगा और बी में जितना मोल सोल्यूट का होगा, दोनों बराबर होंगे। अब यहां से देख करके बताइए, मोल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करो? इसकी मोलरिटी M1 इंटू इसका वॉल्यूम जो B1 लीटर है, तो क्या M1 B1 इक्वल टू बी M2 B2 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? बताइए यहां से। इसी Yes, को हम sir. बोलते हैं मोलरिटी इक्वेशन। कई बार आप लोग पूछते हैं कि कहां से आया है, तो यहीं से आया है। ये जो डाइल्यूशन सोल्यूशन का डेरिवेशन पार्ट है, ये बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, क्योंकि हमने मोलरिटी के फार्मूले से इस बात को निकाला था कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट क्या होता है? मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर। और अगर नंबर ऑफ मिलीमोल निकालना हो तो मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। क्लियर बात है? तो इसी को हमने अप्लाई कर दिया, तो इसी को हम डाइल्यूशन इक्वेशन इन टर्म ऑफ मोलरिटी कहते हैं। अब इस पर मैं एक क्वेश्चन बताता हूं आप लोगों से, जो आते रहते हैं, कई बार टीजीटी में आया है, नीट में आया है, जेई में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन क्या है? ऑन एडिंग, ऐसे कर सकते हैं, इफ वॉल्यूम ऑफ 100 ml वॉल्यूम ऑफ 2 मोलर HCl of 100 ml is increases up to 250 ml, then the न्यू मोलरिटी, नई मोलरिटी क्या होगी? ओके, तो यहां से देखिए M1 कितना दिया गया? 2 दे दिया गया है, और वॉल्यूम कितना है जी? 100 है। M2 कितना आना चाहिए मुझे निकालना है, और टोटल जो वॉल्यूम हमारा आ रहा है वो कितना हो गया जी? 250। ये 250 वो है जो टोटल वॉल्यूम है, इसमें वाटर एडेड नहीं पूछा गया है। वाटर को जो ऐड किया गया हो 250 माइनस 100 है, इस तरीके से। तो यहां से M2 बहुत आराम से निकल जाएगा, हो जाएगा कितना? 200 बाई 250। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहां तक जरा सा भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर दीजिए प्लीज।
क्लियर है आप लोगों को? कोई भी इश्यूज हो तो प्लीज आप बताइए। नो सर। क्लियर है ना? आपके क्लियर है। अपने भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी भी लेवल के कोई भी क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हैं। हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को मिलेगा। जी सर। ओके, बोर्ड विजुअल है ना? बोर्ड में कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं। डाइल्यूशन इफेक्ट में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी तक हमने एक सिंगल सॉल्यूशन को लिया था और उसी में पानी डाल दिया था, ठीक है, तो हमने उसमें डाइल्यूशन का इफेक्ट देखा है। अब की बार हम सॉल्यूशन की मिक्सिंग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन या टू सॉल्यूशन या थ्री सॉल्यूशन इस तरीके के करेंगे हम लोग। मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग सोल्यूशन, जो आपस में रिएक्शन ना करते हो, नॉन रिएक्टिंग सोल्यूशन ऐसे कर सकती है आप, सोल्यूशन कह लीजिए सिंपली। मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन, जब भी सोल्यूशन की मिक्सिंग करेंगे तो दो तरीके के सोल्यूशन हमारे पास होते हैं जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें दोनों सेम नेचर के हो, ठीक है, जिसको बोलते हैं लाइट सोल्यूशंस। मतलब अगर एक एसिड हो तो दूसरा भी एसिड हो, और एक बेस हो तो दूसरा भी क्या हो, बेस हो। अगले क्या होते हैं, अपोजिट सोल्यूशन। इसमें अगर एक एसिड हो तो दूसरा बेस होगा, और ये बेस होगा तो ये क्या होगा जी, अपोजिट, आपका एसिड हो जाएगा। इस तरीके से दोनों अलग अलग है। अब देखिए यहां से कहानी ऐसे करते हैं। मान लीजिए इसकी इसकी मोलरिटी M1 है, इसका वॉल्यूम कितना है, B1 है। ओके, इन दोनों को जब मिक्स करेंगे, M1 B1 है, इसकी कितनी है, M2 है, इसकी कितनी है, B2 है। तो इन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो नई चीज बनेगी जिसका वॉल्यूम इन दोनों के वॉल्यूम के प्लस के बराबर होगा, B1 प्लस B2, और एक नया आ जाएगा मोलरिटी M3। ये M3 कितना आएगा, M1 B1 प्लस M2 B2 एंड डिवाइड बाय व्हाट, B1 प्लस B2। अगर कंपोनेंट आपके दो है, इसे बाइनरी कंपोनेंट है तो ऐसे लगा लीजिए। अगर ये कंपोनेंट बहुत ज्यादा है तो एम मिक्सिंग बोल सकते हैं आप इसको, या एम फाइनल क्या हो जाएगा, सिग्मा ऊपर एम आई वी आई अपान सिग्मा ओवर वी आई, जहां आई की वैल्यू क्या होगी, टू तो होंगे ही कम से कम, तो दो से लेकर के एन तक, ठीक है, जितने भी होंगे। मान लीजिए केवल आई इक्वल टू आप कर सकते हैं कि आप वन करिए इसको, वन से लेकर के कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए दो है तो आई इक्वल टू वन टू टू, तो M1 B1 प्लस M2 B2 बाई B1 प्लस B2। तीन है तो आई इक्वल टू वन टू थ्री। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। जब एक एसिड होगा और एक बेस होगा तो दोनों के मोल रिएक्ट करेंगे और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। उस केस में जो एम फाइनल होगा यहाँ पर, ठीक है, एम मिक्सिंग जो आएगा वो क्या हो जाएगा, एम एसिड इंटू वी एसिड। माइनस, ही साइन का मतलब होता माइनस, लेकिन ऐसा कि जो दोनों में से जो बड़ा होगा उसे पहले निकालना है, ठीक है। एम ए फिर एम बेस इंटू वी बेस डिवाइड बाय क्या, वी ए प्लस वी बी। ये तब लगाएंगे जब कोई आपस में दोनों रिएक्ट कर रहे हो, तब, और दोनों को मिक्स कर दिया जा रहा हो, है ना। इस साइन का इतना सा मतलब, अगर ये बड़ा है तो इसमें से ये घटा दीजिए, ये बड़ा है तो इसमें से इसे घटा दीजिए। पॉजिटिव वैल्यू आपको लेनी है। इस साइन का इतना सा मीनिंग है बस। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? देखिए आप लोग प्लीज। बताइए, फिर आगे बढ़ू मैं। ठीक है,
ये तो हो गई मोलरिटी या मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन के लिए मोलरिटी के फार्मूले। इसमें क्वेश्चंस आते हैं, इनका एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, आयनिक इक्विलिब्रियम में, केमिकल इक्विलिब्रियम में, गैस स्टेट में भी है यहाँ से, और थर्मोडायनेमिक्स में भी है। कई सारे चैप्टर, और रिडॉक्स में भी खूब सारा इनका एप्लीकेशन है। हम इसी नाते पढ़ते हैं क्योंकि डिफरेंट चैप्टर्स में इनके क्या है, एप्लीकेशन पार्ट। अब एक मैं छोटा सा आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा। देखिए, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि ये एक H2O लिखा है, वाटर का एक मॉलिक्यूल है, और ये आपके पास NaCl है, तो आप बहुत सिंपली कह देंगे कि सर ये जो आपने यहां पर लिखा है ये कोवैलेंट कंपाउंड है। क्या है? कोवैलेंट कंपाउंड है। और यहां जो आपने लिखा है यह एक आयनिक कंपाउंड है। अब बात यहीं से शुरू होती कि इसमें ऐसा क्या डिफरेंस है जी, ये तो सभी जानते हैं, क्लास 9 का बच्चा भी जानता है इस बात को। अब देखिए, ये जो चीज रिप्रेजेंट कर रही है ना H2O, जो मैंने यहां पर लिखा है, अगर मैं किसी से पूछूं क्या लिखा है, तो लिखेंगे इट रिप्रेजेंट वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये क्या है? वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। आप इसी तरीके से बताइए ये क्या लिखा है, कोई बता दे आप लोगों में से, इसका मीनिंग क्या होगा? ये इंटरव्यू में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीजीटी में, हायर एजुकेशन में भी पूछे जा सकते हैं आपसे ऐसे क्वेश्चंस। Sir, one molecule of sodium chloride. वन मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और कोई? चलिए देखते हैं हम लोग, है ना। एक्चुअली में आयनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल बनाते ही नहीं, तो आप लिख सकते हैं आयनिक कंपाउंड डज नॉट फॉर्म मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल नहीं बनाते हैं, दे फॉर्म फार्मूला यूनिट। दे फॉर्म फार्मूला यूनिट। ये वैसे क्वेश्चन सॉलिड का है लेकिन यूज और मोल कॉन्सेप्ट में होता है, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल बनाएगा उसी के तो मॉलिक्यूलर वेट होंगे, जो मॉलिक्यूल बनाएगा ही नहीं उसका मॉलिक्यूलर वेट नहीं होगा। तो इट रिप्रेजेंट, ये जो सिंपली यहां पे लिखा है इट रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? वन फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl। अगर किसी ने इसी एक क्वेश्चन का गलत आंसर दे दिया इंटरव्यू में, क्योंकि एक 9th का पार्ट है, तो वो बाहर कर देते हैं, है ना। उन्हें लगता है कि आप बच्चों को कैसे बताएंगे। तो लेकिन बातें बहुत बड़ी नहीं, छोटी सी बातें हैं, पहले मैं भी नहीं जानता था, पढ़ने के बाद हमें भी पता चला। तो बहुत ऐसी चीजें नहीं कि अगर आपको नहीं आता तो आप समझ नहीं पाएंगे, बहुत छोटी सी लॉजिकल बातें, उसको समझिए। आयनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल नहीं बनाते, क्या बनाते हैं? फार्मूला यूनिट, ठीक है। तो जैसे इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है, जैसे इनका क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट होता है, वैसे ही यहां पर क्या होता है? फॉर्मूला वेट होता है जी, फार्मूला वेट। यहां फार्मूला वेट होता है, यहां पे मॉलिक्यूलर वेट हम यूज करते हैं, यहां पे फार्मूला वेट यूज करते हैं। यहां पर मोल लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? मोल। मोल क्या होता है? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और यहां पे हम फार्मल यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? फार्मल। जैसे यहां पे मोल होता है वैसे यहां पे फार्मल होता है, बिल्कुल सिमिलर है डिक्टो, बस नाम चेंज हो जाएगा। यहां पे क्या होगा? जो गिवन वेट होगा उसमें हम फार्मूला वेट से डिवाइड करेंगे, क्या डिवाइड करेंगे? फार्मूला वेट। तो जब आप बार बार पढ़ते हैं ना सॉरी, NaCl का जो फार्मूला वेट होगा, ठीक है, वो कितना होगा? होगा 23 प्लस 35.5, जिसको हम बोलते हैं 58.5। ये फार्मूला वेट होता है एक्चुअली में, जिसको हम गलती से मॉलिक्यूलर वेट पढ़ लेते हैं। तो जहां मोल होता है वहीं पे हम मोलरिटी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं जी? मोलरिटी, जिसको लिखते हैं कैपिटल M से। ये होता है मोल बाई वॉल्यूम, ठीक है जी। सिमिलरली जहां फॉर्मल होगा वहीं पे यूज करेंगे क्या? फॉर्मेलिटी। इसे स्मॉल f से लिखेंगे, और ये सिंपल सा यही जैसा होगा बिल्कुल। ये भी क्या होगा? वेट होगा, ठीक है, इंटू 1000 होगा,
तो यहाँ पे फार्मूला वेट होगा जो कि मॉलिक्यूलर वेट के बिल्कुल डिक्टो सेम होता है, कैलकुलेशन में बिल्कुल दोनों सेम है, बस नॉमेनक्लेचर में अलग है, फॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। जो फॉर्मेलिटी होता है यूज्ड ओनली फॉर आयनिक कंपाउंड, तो लिख देंगे यूज्ड ओनली फॉर आयनिक कंपाउंड। तो फॉर्मेलिटी कंसंट्रेशन का एक टर्म है जो डिक्टो मोलरिटी जैसा होता है, ठीक है, जहां हम मॉलिक्यूलर वेट की जगह पे फार्मूला वेट वर्ड यूज करते हैं, मैथमेटिकल वैल्यू सेम होती है, मोल की जगह पे फॉर्मल वर्ड यूज करते हैं और मोलरिटी की जगह पे फॉर्मेलिटी टर्म यूज करते हैं। मैथमेटिकली कैलकुलेशन बिल्कुल सेम होता है। अब चूंकि क्यों यूज करते हैं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड एक्चुअली में मॉलिक्यूल बना ही नहीं सकते, वो बनाते क्या है, फार्मूला यूनिट बनाते हैं, जो सॉलिड स्टेट में आप लोग पढ़ते हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? देखिए आप लोग प्लीज। नो सर। ठीक है, सर फॉर्मेलिटी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी फिर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगी, जहां वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होंगी ही होंगी, राइट? उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं। जी सर। चलिए अब एक नई यूनिट पढ़ेंगे। देखिए एक नया टर्म यहां पर पूछा जाता है, जो बार बार, ये ऐसा टर्म है जो टीजीटी से लेकर के पीजीटी, सीएसआईआर, जेआरएफ, आईआईटी गेट में, नीट में, जेई में, हर एग्जाम में पूछा गया है। अब इसे हम समझेंगे, इसका मतलब क्या होता है, नाम क्या होता है, आयनिक स्ट्रेंथ। आयनिक स्ट्रेंथ, इसके बिना तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ भी नहीं सकते। स्ट्रेंथ इसको हम आई से लिखते हैं, ओके। अब ये क्या होता है, इट इज यूनिट used for mixture of two or more ionic solution। जब दो या दो से अधिक आयनिक कंपाउंड के सोल्यूशन को मिक्स कर दिया जाता है, तो उनकी स्टडी के लिए हम एक नया टर्म यूज करते हैं जिसका नाम क्या है, आई। इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, आई इज इक्वल टू बी सिग्मा सी आई इंटू जेड आई का स्क्वायर। जेड का मॉड लेते हैं, सिंपल सी बात, जेड का मॉड नहीं लेंगे, ऐसे लिखा, मॉड की जरूरत ही नहीं, जेड आई स्क्वायर। जहां पे ये सी क्या होता है जी, एक कंसंट्रेशन ऑफ आयन होता है, कंसंट्रेशन ऑफ आयन होता है। और जो जेडाई होता है, ये क्या होता है, चार्ज ऑफ आयन होता है, चार्ज ऑफ आयंस। अब मैं आपको कुछ सिखाता हूं, जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लिया आपने कि चल मैंने AgNO3 ले लिया, ठीक है, जिसका कंसंट्रेशन मैंने मान लिया कि 0.3 है। तो जब ये टूटेगा एक्चुअली में, तो इसमें दो आयंस बनेंगे, एक का नाम क्या है, सिल्वर प्लस आयन है, दूसरे का नाम क्या है, नाइट्रेट माइनस आयन है। अब ये पूरी तरीके से अगर टूट रहा है तो ये भी 0.3 होगा और ये भी क्या होगा, 0.3 होगा। तो ये इसका C1 हो गया, ये इसका C2 हो गया जी। अब Z1 बताइए, इस पे चार्ज कितना है, तो आप बोलोगे +1 है। इस पे चार्ज कितना है Z2, तो आप बोलेंगे -1 है, राइट? तो यहां से आई कितना आएगा, यहां से देखिए सिग्मा लगा, इसका मतलब C1 Z1 स्क्वायर प्लस C2 Z2 स्क्वायर प्लस, ऐसे करते रहना। तो C1 कितना है, 0.3 इंटू +1 का होल स्क्वायर प्लस C2 0.3 इंटू -1 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए आप, तो 0.3 इंटू 1 हो गया प्लस 0.3 इंटू 1 हो गया, क्योंकि -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, तो कितना बनेगा, 0.6। ये आ गया। यहां तो कोई डाउट तो नहीं है? अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं, देखिए उसमें,
अब एक क्वेश्चन है कि अगर आपके पास कॉपर सल्फेट हो, कॉपर सल्फेट 0.1 मोलर का है, प्लस एल्युमिनियम सल्फेट भी है, ठीक है, ये भी 0.1 मोलर का है, और दोनों को मिक्स कर दिया गया। क्या कर दिया गया? ठीक है, मिक्स कर दिया गया। तो कैलकुलेट आई फॉर मिक्सचर। इस मिक्सचर के लिए आपको आई निकालना है। देखिए क्या आएगा। निकाल पाएंगे आप लोग? वॉल्यूम तो दिया नहीं गया है, तो सिंपल मेथड से आप निकालिए। तो आप कहेंगे सर इसमें दो लोग हैं, एक तो पहले कॉपर सल्फेट है, ये तोड़ दीजिए आप। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट टूटता है तो Cu पे +2 आता है और सल्फेट पे -2 आता है, राइट। अब चूंकि एक से एक एक बने हैं तो 0.1 से कितना बना होगा? 0.1 बना होगा। ये खत्म हो गया। अगला देखिए क्या है, जो Al2SO4 का होल थ्राइस है, जब ये टूटा होगा तो ये बना होगा 2 एल्युमिनियम पे 3+। ये तो सिंपल सा डिसोसिएशन है, सभी कर पाते होंगे। और सल्फेट पे क्या हो जाएगा? 3 आयन बनेंगे। ये भी कितना है? मान लीजिए 0.1 है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.1 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 0.1 हो जाएगा। अब इसका जो कंसंट्रेशन बना वो कितना हो गया? 0.2। इसका कितना हुआ? 0.3। अब चार्ज देख लीजिए, ये हो गया C1, ये कितना हो गया? C1, ये कितना हो गया? C2, ये कितना हो गया? ये हो गया आपका C3, ये कितना हो गया? C4। अब Z1 बताइए कितना होगा? इस पे चार्ज कितना है? +2। इस पे चार्ज कितना है जी? Z2 -2। इस पे चार्ज कितना है? Z3 +3 है। इस पे चार्ज कितना है? Z4 -2। अब निकाल लीजिए आई, है ना। एक चीज यहाँ पे गलत हुआ था, 1/2 लगेगा भाई, 1/2। 1/2 भी टोटल का रहेगा, तो 1/2 करेंगे तो आ जाएगा 0.3, है ना। तो 1/2 रहेगा ही रहेगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। पहला हो जाएगा 0.1 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, प्लस 0.1 इंटू -2 का स्क्वायर, ये भी 4 हो जाता है, प्लस यहां से सॉल्व करेंगे 0.2 का स्क्वायर, सॉरी 0.2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 0.2 इंटू 9 हो जाएगा। सॉरी, हाँ ठीक है, 9 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.3 इंटू -2 का स्क्वायर, -2 का। इसे सॉल्व करिए, देखिए कितना आएगा, ये वाली वैल्यूज कितनी आएगी। तो सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आएगी वो 2 के मतलब 1.9 आएगी। ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से हम लोग आयनिक स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। देखिए आप लोग, विजिबिलिटी है ना, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, कोई बात सर ना समझ इसमें में आई हो? सर इसमें जो जी, SO4 है, कॉमन जो है उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते? रिप्लेस कर, आयन तो जैसे है ही ना दोनों के। हाँ, एक साथ आप मिलकर के उसका कंसंट्रेशन अलग बना लीजिए, तब भी थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके सर। दोनों कंसंट्रेशन आप एक टोटल सल्फेट का कंसंट्रेशन बनाएंगे तो इक्विवेलेंट वैल्यू सेम आएगी, राइट। क्योंकि वॉल्यूम नहीं दिया, नहीं तो मैं कर लेता। अगर वॉल्यूम दिया होता तो आप जो कह रहे हैं वही हो जाता। ओके सर। ओके, हाँ। जैसे मान लो अगर कहा जाए आपसे, एक क्वेश्चन है, घर पे करिएगा आप लोग, मैं आंसर डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में। 100 ml ऑफ M/10 Al2SO4 का होल थ्राइस मिक्स किया गया है विद 100 ml ऑफ 2 मोलर Na2SO4, ठीक है। अब इसमें वॉल्यूम दे दिया गया है, तो पहले एमओ, ये B1 है और ये क्या है V2, तो इससे आप M1 B1 वाला फार्मूला लगाएंगे, राइट। उससे सल्फेट का टोटल कंसंट्रेशन निकल जाएगा और एल्युमिनियम का कंसंट्रेशन निकल जाएगा और इस सब का। तो वहां से आपको आयनिक स्ट्रेंथ निकालना है। बताइएगा क्या होगा। मैंने कम्युनिटी में भी मैं क्वेश्चन डालता हूँ यूट्यूब पे, उसे भी देखते रहिए प्लीज, है ना। उससे बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं डालता हूँ, जो यहाँ नहीं पढ़ाए जाते हैं, आप वहां देख लिया करिए। बहुत सारी चीजें मैं डालूंगा,
इंस्टाग्राम पे भी चीजें ऐड कर रहा हूं, जिससे कम टाइम में आपकी हर चीजें कवर हो जाए। ठीक है, तो ये तो रही बात आयनिक स्ट्रेंथ की। अब हम इससे आगे की ओर बढ़ेंगे और सीखेंगे कुछ नए टर्म को। एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ। आपने मोलैरिटी वगैरह सब सीख ही लिया है, तो स्ट्रेंथ भी सीख लीजिए, हालांकि उसे सबसे पहले आप लोग जानते हैं। स्ट्रेंथ को कई बार पावर कहते हैं हम लोग, जो भी होम्योपैथिक मेडिसिन वगैरह लेते हैं वो समझते हैं इस बात को। स्ट्रेंथ और पावर ऑफ सोल्यूशन, है ना, पावर ऑफ सोल्यूशन को कैपिटल एस से लिखा जाता है। ये सिंपली बताता है क्या, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन। ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन। अगर सोल्यूशन 1 लीटर हो तो उसमें कितना सॉल्यूट डिजॉल्व है, इसी बात को हम स्ट्रेंथ ऑफ या पावर ऑफ सोल्यूशन कहते हैं। तो ऐसे इक्वल टू क्या हो जाता है, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है वो ग्राम पर लीटर होती है। यहां से देख लीजिए आप सिंपल। ओके, अब हमने डिफरेंट टर्म में हमने रिलेशंस भी सीख लिए थे कि क्या क्या होता है। अब हम कुछ और चीजें भी देखेंगे इसी में। एक होता हार्डनेस ऑफ वाटर इन पीपीएम। ठीक है, जब आप हार्ड वाटर की बात करते हैं या वाटर की बात करते हैं, सिंपली हार्डनेस ऑफ वाटर की बात करते हैं, तो हार्डनेस ऑफ H2O है ना। तो हम दो तरीके के हार्डनेस की बात करते हैं, एक होता है टेम्परेरी और एक होता है क्या, परमानेंट। जो टेम्परेरी होता है उसे बस हीट कर दीजिए तो निकल जाएगा, है ना। ये हीट करने से दूर हो जाता है, हीट करने से रिमूव हो जाता है। ठीक है, ये हीट करने से रिमूव नहीं होता है, केमिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है, केमिकल ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये रिमूव होता है। जैसे आप आयन एक्सचेंजर में डाल देंगे आप, है ना, आयन एक्सचेंजर लगाएंगे आप इसके लिए, कैल्गन टेक्निक लगाएं, कैल्गन मेथड। अब कैल्गन क्या होता है मैं बहुत बार बताया हूं आपको यूट्यूब पे भी, है ना। कैल्गन मेथड, रेजिन मेथड, ये सारी चीजें हो। अब ये होता क्यों है, ड्यू टू कार्बोनेट, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इन्हें हीट करो CO2 बन के निकल जाते हैं। ये क्यों होता है, तो ये होता है ड्यू टू chlorides and sulfates of calcium जी and magnesium. प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट या बाई सल्फेट, है ना, ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, राइट। और इस बात का पता लगाना होता है एक्चुअली में कि 1,00,000 वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, 1,00,000 वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कितने कैल्शियम और मैग्नीशियम है, मतलब इसकी यूनिट को हम पीपीएम में निकालेंगे। ठीक है जी, और सबसे आसान बात इसमें है कैल्शियम कार्बोनेट का रोल। कैल्शियम कार्बोनेट का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है या जो फार्मूला वेट होता है वो 100 होता है कैलकुलेशन के लिए। तो हम जैसे मान लीजिए कि MgCl2 है तो लगभग 111 ग्राम होगा इसका वेट, और कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होगा, 100 ग्राम होगा। तो इसका मतलब जितना काम ये 100 ग्राम करेगा उतना ही काम 111 ग्राम करेगा। तो इसका मतलब ये 100 ग्राम इसके 111 के इक्विवेलेंट होगा। क्या होगा, इक्विवेलेंट। इसी रिलेशन से हम हार्डनेस का जो मेजरमेंट करते हैं उसमें रेफरेंस यूज करते हैं, क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, रेफरेंस यूज करते हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि रेफरेंस कैल्शियम कार्बोनेट क्यों लिया जाता है, तो हम बोलेंगे कि कैलकुलेशन सिंपलीफाई हो जाए, इस वजह से हम कैल्शियम कार्बोनेट यूज करते हैं, क्योंकि उसका जो फार्मूला वेट होता है वो 100 होता है। अगर आपने फार्मूला वेट टर्म यूज कर लिया तो जानना जो आपका इंटरव्यूअर होगा बहुत आपसे प्रभावित होगा।
और मुझे लगता है अगर 40 नंबर का इंटरव्यू है तो आपको 39 भी दे सकता है, 38। अगर आप मॉलिक्यूलर वेट यूज करेंगे तो चूंकि एग्जामिनर भी मॉलिक्यूलर वेट टर्म यूज करते हैं जल्दीबाजी में, उससे बहुत ज्यादा दिक्कत आपके ऊपर नहीं आएगी। लेकिन जब आप फार्मूला वेट टर्म यूज करेंगे ना तो बहुत ज्यादा अफेक्टेड होगा, क्योंकि उससे आप ये बताएंगे कि सर यार ये कंपाउंड है। ओके, तो मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला लिख रहा हूं कि हार्डनेस किसमें निकालेंगे हम लोग, इन पीपीएम, पीपीएम, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। इसमें करना क्या है, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड डिवाइड बाय वेट ऑफ H2O इंटू 10 के पावर 6। जब मैं वाटर पढ़ाऊंगा तो इन सबको वाइट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे करते हैं। अभी मैं केवल कंसंट्रेशन टर्म ही आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो ये तो हो गया कि आपका हार्डनेस इन पीपीएम, जो हम निकालते हैं हार्ड वाटर की हार्डनेस पावर को। उसके बाद एक टर्म आता है परसेंटेज अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोरीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। जनरली ब्लीचिंग पाउडर में भी निकालते हैं हम लोग इसको, और जहां पर भी क्लोरीन मेथड्स, जहां पर भी क्लोरीन अवेलेबल क्लोरीन होता है तो आप कहते हैं इसको परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन, परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन, Cl2। किसी रिएक्शन में अगर क्लोरीन निकल रही हो, जनरली ब्लीचिंग पाउडर से निकलती है ना, तो क्लोरीन के परसेंटेज को निकालते कैसे हैं, सिंपली लिखते हैं इसका मॉलिक्यूलर मोलरिटी जो पूरे सोल्यूशन का होता है इनटू वॉल्यूम इनटू क्या करिए 3.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये एक फैक्टर बन जाता है, और डिवाइड बाय क्या करना होता है, वेट ऑफ कंपाउंड इन ग्राम। तो यहां से हम परसेंटेज अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोरीन को भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ओलियम। यहां से भी खूब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आप लोगों के, ठीक है। ओलियम का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। ओलियम क्या है इसे सीखते हैं लोग, ओके। तो ध्यान से देखें आप लोग प्लीज, इसका मीनिंग भी समझिए आप लोग। ओलियम एक्चुअली कोई नई चीज नहीं, मिक्सचर है। जब मैं प्योर H2SO4 के अंदर SO3 को मिक्स कर देता हूं, जिसको हम लोग सधूर्म सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं हिंदी में, फ्यूमिक सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। H2SO4 प्लस SO3 का जो मिक्सचर होता है, इसी को कई बार हम लिखते हैं H2S2O7, दैट कॉल्ड ओलियम। आप जोड़ करके देख लीजिए, H2S2O7, इसी को ओलियम कहा जाता है। अब ओलियम का मीनिंग क्या है उसे देख लीजिए। इस ओलियम में जो SO3 है आपका ना, ये एक्सेस में SO3 है, इस SO3 में हम पानी डालते हैं। क्या डालते हैं, पानी डालते हैं, H2 ऐड कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, H2SO4 बन जाता है। क्या बन जाता है, H2SO4 बन जाता है। तो यहां से हमें ये देखना होता है कि कितना ओलियम हमने ऐड करा, बस सॉरी कितना SO3 इसके अंदर है ना। तो इसके परसेंटेज को नोट करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे लिखते हैं 100 प्लस X% ओलियम। क्या, X% ओलियम, ऐसे लिखते हैं। ये X होता क्या है, X वाटर का मास होता है। मान लीजिए X ग्राम है, ठीक है, क्या है, X ग्राम। तो मोल बताइए क्या होगा, तो मोल हो जाएगा X/18, क्योंकि जब वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं तो मोल आ जाता है, और मोल जो इसका होगा वही मोल इसका भी होगा, क्योंकि एक मोल से बनता, तो X/18 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो हमने मोल आपका निकाल लिया, SO3 भी निकाल लिया। अगर किसी का मोल पता हो तो वेट भी निकाल सकते हैं। तो वेट ऑफ SO3 क्या हो जाएगा जी, मोल इंटू उसका मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल कितना आया, X/18 इंटू मॉलिक्यूलर वेट कितना है जी, 80 होता है SO3 का मॉलिक्यूलर वेट, निकाल के देख लीजिए। ये 32 होता है, और ये 16 इंटू 3
48 हो जाएगा, तो 80 बनेगा, राइट। तो यहां से आपके पास एक बहुत ही शानदार फार्मूला आएगा। देखिए, अब हम यहां से जो भी वेट ऑफ SO3 होगा वही तो अब परसेंटेज ऑफ SO3 वॉल्यूम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि जब मैं इस वाले पूरे सोल्यूशन में, ये 100 + X% का मतलब यही होता है, ठीक है, कि जब मैं इसमें ये जो X पार्ट होता है इतना ग्राम पानी ऐड कर दूंगा तो ये 100 ml या 100 ग्राम H2SO4 में चेंज हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ये 100% क्या बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा 100%। अब ये क्या था, 100 ग्राम, मान लीजिए 109% है या 110% है, तो इसमें H2SO4 तो है ही, साथ में SO3 है। SO3 कितना है, 100 के अलावा जो लिखा हुआ SO3 है, तो SO3 जो भी कुछ है वो है जितना वाटर का अमाउंट लगता है। वाटर का अमाउंट कितना लगता है, x ग्राम, ठीक है, और इसी x को मैंने मोल में चेंज कर दिया, तो जितना वाटर का मोल उतना SO3 का भी मोल होगा, क्योंकि 1:1 = 1। जितना मोल इसका लगेगा उतना मोल इसका अगर इसका मोल पता लग गया तो इसका भी मोल पता लग जाएगा, ठीक है। तो यहां से दोनों के मोल क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हमें क्या करना होता है कि अगर आपसे कहीं दिया जाए कि 100 + X% ओलियम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसमें x ग्राम पानी में डालूं, ठीक है, तो इस 100% क्या बन जाएगा, H2SO4 हो जाएगा। तो पहला तो आपसे पूछता वोलियम क्या होता है, यही पूछ लिया गया पीजीटी में, H2H2O7। अब इससे कैलकुलेशन कैसे आएगा, तो परसेंटेज ऑफ SO3 वोलियम, ये जो 100% है उसमें SO3 कितना था, तो हम यहां से निकालते हैं। क्या, x/18 इंटू सर 80, x क्या है, हाँ जी, एक बार आप वापस से बताओगे कि हम एक्चुअली निकाल क्या रहे हैं। ओके ओके, बता दो, चलो। मैंने कहा ओलियम एक मिक्सचर होता है, ठीक है, जिसमें प्योर H2SO4 के साथ साथ कुछ सल्फ्यूरिक ये SO3 गैस डिजॉल्व होती है, जिसको कई बार आप फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। क्लियर हो गई बात इतनी। हाँ सर, इतना तो हो इसको अगर गया। दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखें तो H2H2O7 हो जाएगा। हमें यह बताना है कि इसमें कितना SO3 प्रेजेंट है, कितना ग्राम प्रेजेंट है, इस ओलियम 100 में के कितना साथ SO3 इसमें, प्रेजेंट है? जी जी जी, ये बताना है, ठीक है। ओके। इसको हम ऐसे बोलते हैं कई बार, परसेंटेज ऑफ फ्री SO3, है ना, या लेवलिंग ऑफ वोलियम कहते हैं। तो इसमें कितना SO3 फ्री प्रेजेंट है उसी को निकालते हैं। अब हम इसको निकालने का सिंपल सा ट्रिक यही है कि जितना इसका परसेंट दिया हो, जैसे मान लीजिए 100x% है, तो 100 के अलावा जो भी दिया गया वही x है, उसे x को निकालिए और x/18 × 80 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन में पूछ रहा हूं आपसे कि कैलकुलेट परसेंटेज SO3 इन 109% ओलियम। ओके, तो बताओ x कितना है यहां पर, x हुआ है जो 100 के अलावा, 100 के अलावा कितना है इसमें, 9। तो 9 हो गया, ठीक है। अब मैं निकालूंगा यहां से क्या, परसेंटेज SO3, x में 18 से डिवाइड कर दूंगा, इंटू 80 कर लूंगा जी, ये 2 हो जाएगा, तो 40% आ गया। नहीं समझ में आया, आ गया सर, आ गया, आ गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया कि 104.5% ओलियम है, ठीक है, कैलकुलेट परसेंटेज SO3, कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे जी x कितना है 100 के अलावा, 4.5/18 × 80, ये 4 टाइम्स आएगा, तो कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बताइए। यस सर, आगे समझ में अगला है कि 118% ओलियम है, इससे बताइए परसेंटेज SO3 कितना होगा। 80%। 80% हो जाएगा, है ना। तो आप बोलोगे सिंपली जी 18 डिवाइड बाई 18 इंटू 80, हो गया कितना, 80%। अब मैं आपसे पूछूं 122.5% ओलियम का क्या मतलब हुआ, इसमें कितना हो जाएगा, देख लीजिए आप लोग प्लीज।
आगे बढ़ो। यस सर। ओके, चलिए अब दूसरी चीज हम लोग पढ़ते हैं। सर 1 मिनट में कॉपी करना है मुझे बस। कॉपी तो आप बाद में भी कर सकते हैं इसको, ठीक है सर, डन। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। अब देखिए आप लोग प्लीज, एक आपके पास सोल्यूशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं H2O2, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड वाटर भी इसका नाम होता है। इस H2O2 के कई सारे फार्मूले लिखे गए हैं। इनमें से एक बहुत फेमस फार्मूला हुआ जिसको हम बोलते हैं ओपन बुक फार्मूला, है ना। एक इसका होता है किंगजेट फार्मूला, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद। ओके, इस तरीके से, सॉरी, ऐसा किंगजेट फार्मूला, यही फार्मूला ज्यादा सक्सेस हुआ। लेकिन अभी हम फार्मूले पे नहीं जाएंगे, अभी मैं H2O2 के कंसंट्रेशन की बात करते हैं। जब किसी बॉटल के अंदर आप H2O2 को रखते हैं, ओके, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, इसके अंदर हम टेफ्लॉन की कोटिंग करते हैं। किसकी कोटिंग करते हैं जी? टेफ्लॉन की कोटिंग करते हैं। टेफ्लॉन कोटिंग करते हैं और ये कलर्ड बॉटल लेते हैं। क्या लेते हैं? कलर्ड बॉटल ले लेते हैं और तब हम इसके अंदर H2O2 को भरते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि H2O2 को अगर कलर्ड बॉटल में नहीं रखोगे तो सनलाइट के प्रेजेंस में टूट जाएगा H2O प्लस हाफ O2। अगर हम चाहते हैं कि रिएक्शन ना आगे हो, रिएक्शन स्टॉप हो जाए, तो मैं इसमें नेगेटिव कैटलिस्ट डालूंगा। क्या डालूंगा? नेगेटिव कैटलिस्ट, जिसमें हमारा यूज होता है H3PO4। क्या? H3PO4। कई बार आप इथेनॉल भी डाल सकते हैं, ये भी नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो हालांकि ये सब यहाँ का पार्ट नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं जो चीजें हम पढ़े उसे एक साथ ही पढ़ते रहें, तो हमें रिकैप करने में अच्छा लगेगा। H2O2 की बॉटल है ना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बॉटल जब भी आप देखेंगे तो वहां पे, जब मैं कभी H2SO4 की बॉटल देखता था अपने लैब के अंदर, या कभी भी आप केमिस्ट्री लैब में जाएंगे तो आप देखते हैं कि अगर ये H2SO4 है तो यहां लिखा होगा कि 2 मोलर। क्या लिखा होगा? 2 मोलर या 2 नॉर्मल, ऐसे लिखा होगा। बट H2O2 पे आप मोलरिटी या नॉर्मलिटी नहीं देख सकते, ये गलत होता है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या यूज करते हैं? रिगुलेमीटर यूज करते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ। क्या यूज करते हैं? वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ये कंसंट्रेशन का एक नया टर्म है जो H2O2 के लिए यूज होता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। जैसे एक्स वॉल्यूम H2O2 का मतलब क्या हुआ? अगर कहीं लिखा है कि वॉल्यूम H2O2 का जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो एक्स है, एक्स वॉल्यूम H2O2 का मतलब क्या हुआ? इसकी मीनिंग क्या हुई? इसका मीन्स ये हुआ कि एक्स लीटर O2, एक्स लीटर O2 obtained by decomposition of 1 लीटर H2O2। जब मैं 1 लीटर H2O2 को डिकम्पोज करूंगा इस रिएक्शन से, है ना, तो x लीटर H2O2 मिलेगा। यही x वॉल्यूम H2O2 का मतलब हुआ। या हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर मैं 1 ml H2O2 को तोड़ूंगा तो x ml O2 मिलेगा। तो इसका मतलब ऐसे हो गया, अगर मैं यहां लिख दूं सिंपली कि जी 2 वॉल्यूम H2O2 है, तो इससे मैं क्या क्या मतलब निकाल सकता हूं? 2 वॉल्यूम H2O2 का क्या मतलब निकाल सकता हूं? तो यहां से मैं मतलब ये निकालूंगा जी, ध्यान से देखिए। 2 वॉल्यूम H2O2 का मतलब क्या निकालूंगा कि 1 लीटर H2O2 गिव, क्या देगा? 1 लीटर H2O2 क्या देगा बेटा?
2 लीटर O2, 1 ml H2O2 कितना देगा? 2 ml O2, है ना? 1 लीटर H2O2 देगा 2 लीटर O2, 1 ml कितना देगा? 2 ml O2। तो क्या मतलब समझ पाए हैं? अगर आपके कहीं क्वेश्चन लिखा जाए कि 10 वॉल्यूम H2O2 का एक सोल्यूशन है, एक बीकर है, इस तरीके से, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां से मैंने 1 ml H2O2 निकाला, 1 ml H2O2 निकाला, तो ये डिकम्पोज होकर के कितना ml O2 देगा? 10 ml। नहीं समझ में आया? क्लियर है इतना? हेलो? Yes, sir, done. हाँ, जब भी आपको H2O2 का कंसंट्रेशन वॉल्यूम के टर्म में दिया गया हो, ठीक है, वॉल्यूम विस्तृत के टर्म में, कहीं कहा जाए कि 30 वॉल्यूम H2O2 है। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि अगर मैं 1 ml H2O2 यहां से निकाल करके डिकम्पोज करा दूं, तो इससे 30 ml O2 निकलेगा। ये इसकी मीनिंग होती है इतना। एक होता है परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, ठीक है, ऑफ H2O2। ये क्या होता है? amount of H2O2, amount of H2O2 in 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अगर सोल्यूशन का हम 100 ग्राम ले लें, तो उसमें H2O2 का कितना अमाउंट प्रेजेंट होगा? दैट कॉल्ड परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। और इसके साथ रिलेशन है बहुत बढ़िया। अब वो क्या रिलेशन है वो भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। वॉल्यूम स्ट्रेंथ के साथ इसका रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बड़े एग्जाम में भी पूछा गया है ये, तो आपके एग्जाम में भी यहां से पूछा जाएगा क्वेश्चंस। मैं क्वेश्चन भी देख लेता हूं एक बार। तो देखिए, परसेंटेज कंसंट्रेशन अगर पूछा जाए ऑफ H2O2 इक्वल टू होता है 17/56 इंटू वॉल्यूम स्ट्रेंथ। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा ये कितना? 0.303 इंटू वॉल्यूम स्ट्रेंथ। एक तो ये। दूसरा होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मोलरिटी के साथ क्या रिलेशन होता है? तो जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है वो होता है 11.2 टाइम्स ऑफ मोलरिटी, ठीक है। सिमिलरली जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है वो होता है 5.6 टाइम ऑफ नॉर्मलिटी, है ना। तो मोलरिटी दिया हो तो भी निकाल सकते हैं, नॉर्मलिटी दिया है तो भी निकाल सकते हैं, और अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया हो तो परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 भी बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। किसी भी सोल्यूशन के लिए, कोई भी सोल्यूशन आपके पास दिया गया हो, सबका हम इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देख लीजिए आप लोग प्लीज, कोई डाउट हो तो। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आज बहुत कम लोग जुड़े हैं लेक्चर में, पता नहीं क्यों पढ़ना नहीं चाहते लोग। इस नाते आज के लेक्चर में जल्दी एंड कर रहा हूं। कल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इक्विवेलेंट वेट क्या होता है ना, और इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, और नॉर्मेलिटी क्या होती है। सारी चीजें हम लोग कल सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड गुड नाइट ऑल ऑफ Thank you, sir. यू।